हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 वेव्स में सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पहले देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, फिर स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, या फिर आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ साउंड। और उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड ही, बट जो हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं उसमें एक छोटा सा करेक्शन है जो कि लाप्लास नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो ये हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, लाप्लास करेक्शन। ओके, इतने टॉपिक आज हमें यहाँ पे फिनिश करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव में जब भी स्पीड की बात आए, समझ जाओ दो टाइप की स्पीड हो सकती है, एक पार्टिकल की स्पीड और दूसरी डिस्टर्बेंस की स्पीड। पार्टिकल जो अप डाउन ऑसिलेशन कर रहा है उसकी स्पीड टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंजिंग होगी, और जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, उसकी स्पीड अलग होगी। अब डिस्टर्बेंस की स्पीड कैसे मेज़र करें समझो। सपोज कोई एक पार्टिकल यहाँ पे है, आफ्टर सम टाइम, समझना, कोई एक पार्टिकल यहाँ पे ज़ीरो पे है, आफ्टर सम टाइम वही ज़ीरो वाली पोजीशन किसी और पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दी गई, तो ये जो है वो डिस्टर्बेंस हम बोल सकते हैं कि आगे बढ़ा। और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा एक्स जितना, तब तक के लिए जो टाइम लगा वो नोट करो डेल्टा टी, और दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट अकर इन डिस्टर्बेंस पर यूनिट टाइम, मतलब स्पीड ऑफ वेव आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए देखो डायग्राम में ऑलरेडी दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं जो कि मैक्सिमम पोजीशन पे है, और उसके बाद ज़ीरो की ओर आना स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज ये पोजीशन है डेल्टा एक्स, और जो टाइम लगा वो t प्लस डेल्टा टी, मतलब यहाँ तक का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो टाइम लगा है t, और जो सेकेंड पोजीशन है वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा है t प्लस समथिंग, t प्लस डेल्टा टी। ओके, तो टाइम ड्यूरेशन हुआ डेल्टा टी। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो dx, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम लेने वाले हैं dt। अब ये जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए क्योंकि सेम पोजीशन पे है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सेम पोजीशन पे है, सेम नेचर है, तो उनके लिए एंगल भी सेम रहेगा। ओके, और एंगल सेम रहेगा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू आप बोल सकते हो कांस्टेंट, ठीक है। द मोशन ऑफ अ फिक्स्ड फेज पॉइंट ऑन द वेव इज गिवन बाय ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे अगर आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है तो भी लिख सकते हो, द मोशन of a fixed phase point on the wave is given by omega t minus kx equal to constant, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में के एक्स माइनस ओमेगा टी लिया है तो वही ले लेते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो तो भी आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे के इंटू क्या बनेगा डी एक्स बाई डी टी, माइनस ओमेगा इंटू क्या बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी टी बाई डी टी, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, के इंटू डी एक्स बाई डी टी मतलब स्पीड,
माइनस ओमेगा, टी का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1 होगा और यहाँ पे 0, तो k इंटू स्पीड v इक्वल टू ओमेगा, देन v इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई k। ये आपको मिल गई स्पीड ऑफ वेव। अब ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2πf। ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 2πf और k की जगह पे 2π बाई लेमड़ा। तो यहाँ पे 2π कैंसिल आउट, लेमड़ा ऊपर जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू लेमड़ा इंटू एफ। ओके, एफ की जगह पे 1/t रख सकते हैं, तो स्पीड का दूसरा फॉर्मूला बनेगा लेमड़ा डिवाइड बाई कैपिटल टी। ऊपर हो गया वेवलेंथ और नीचे हो गया टाइम पीरियड। तो मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पीरियड जितने टाइम में ये जो डिस्टर्बेंस है वो एक वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर करता है। इसलिए देखो यहाँ पे जो 0 पोजीशन आई वही पोजीशन यहाँ पे है, वो 0 पोजीशन के बाद यहाँ पे देखो तो ये पार्टिकल है वो अप जा रहे, तो यहाँ के बाद भी पार्टिकल अप जाने वाले हैं, मतलब सेम फेज में हो गए। सेम फेज पॉइंट्स के लिए kx माइनस ओमेगा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया और स्पीड का हमें फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, चलो तो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव के लिए इतना याद रखना है। अभी देखते हैं स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हमने थोड़ा खींच के रखा हुआ है ताकि इसके अंदर टेंशन क्रिएट हो, और आपने यहाँ से एक पल्स क्रिएट किया, वो पल्स आगे बढ़ेगा। अब उसकी स्पीड कैसे मेज़र करें वो यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे जो ये स्पीड है वो डिपेंड करेगी दो क्वांटिटी के ऊपर। एक है कैपिटल टी मतलब टेंशन, और एक है म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ। जो स्ट्रिंग है उसका मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। तो स्पीड इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन टू पावर a एंड म्यू टू पावर b। ओके, तो v इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं, कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं k और t टू दी पावर a म्यू टी दी पावर b। ओके, अब ये a और b की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है, तो दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला ले लो। डायमेंशनल फॉर्मूला हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा m0 L1 t-1 स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। k का कोई डायमेंशन होगा नहीं, हमने यहाँ पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट लिया है। t जो टेंशन है मतलब एक टाइप का फोर्स है, तो m1 L1 t-2 पावर a। म्यू मास पर यूनिट लेंथ, तो मास का आएगा m1, नीचे आएगा L1, ऊपर जाएगा तो L-1, मास पर यूनिट लेंथ है इसलिए, और t टू पावर 0 और ब्रैकेट के ऊपर आप पावर लिखोगे b। तो यहाँ पे m0 L1 t-1। यहाँ पे देखें तो m टू पावर a और m टू पावर b है, तो अगर कॉमन लिखना चाहे तो बेस कॉमन है, तो m टू दी पावर a प्लस b होगा। सेम वे l टू दी पावर a माइनस b होगा और t टू पावर -2a। ओके, अब इक्वलाइज करो पावर को,
और पावर को इक्वलाइज करोगे तो आपको मिलेगा -2a इक्वल टू -1। देखो यहाँ पे t का जो पावर है उसको हम इक्वलाइज कर रहे हैं, तो a मिल गया हमें 1/2। ओके, दूसरा कौन सा पावर इक्वलाइज करते हैं? L2 पावर a माइनस बी, या तो ये ले लो तो भी चलेगा। m2 पावर a प्लस बी है, तो उधर a प्लस बी क्या है? 0 है। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? -b। या तो b की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो -a, तो b आपको मिल गया -1/2। और b आपको मिल गया -1/2, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 स्पीड हमें क्या मिलेगी? तो स्पीड इक्वल टू k इंटू T2 पावर a मतलब 1/2 एंड μ2 पावर b मतलब -1/2। ओके, टेक k इक्वल टू 1, जो कांस्टेंट है उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं 1। प्रैक्टिकली जो हमें वैल्यू मिलती है वो 1 है, तो v इक्वल टू आपको मिलेगा √t/μ। ठीक है, तो ये मिल गई स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ओके, ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हमें देखना है स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, या तो आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा कि एक सोर्स है, वो सपोज साउंड जनरेट कर रहा है ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल मतलब हर एक डायरेक्शन में। तो जो साउंड वेव है उससे एक पूरा इमेजिनरी एक स्फीयर बनेगा, स्फेरिकल सिमेट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है बल्क मॉड्यूलस, स्पीड ऑफ साउंड बल्क मॉड्यूलस के ऊपर डिपेंड करेगी और डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो सेम वे जैसा हमने यहाँ पे किया था वही हमें रिपीट करना है, बट इस बार टेंशन या तो मास पर यूनिट लेंथ नहीं होगा। यहाँ पे मीडियम के लिए आपको देखना है एक बल्क मॉड्यूलस। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन बल्क मॉड्यूलस, एक तो आएगा। बल्क मॉड्यूलस आपको पता है क्या है, और एक डेंसिटी आएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉड्यूलस, मतलब b2 पावर a और डेंसिटी ρ2 पावर स्मॉल b। कोई भी एक कांस्टेंट लगा दिया, बाकी सब एज इट इज। डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करो। बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रफ में एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। बल्क मॉड्यूलस है, उसका फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला था प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा V/V। डेल्टा V/V का तो कोई फॉर्मूला होगा ही नहीं, तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा फोर्स अपॉन एरिया का, और फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर का आपको मिलेगा m1 L-1 T-2। तो वही हमने यहाँ पे रख दिया m1 L-1 T-2। ओके, तो यहाँ पे m0 L1 T-1 स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे कंबाइन करके लिखते हैं, तो m2 पावर a प्लस बी, L2 पावर -a माइनस b और T2 पावर -2a। पावर को इक्वलाइज करो, आपको आंसर मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैंस -2a इक्वल टू -1। अगेन हमें a की वैल्यू मिली 1/2,
और दूसरा एक पावर इक्वलाइज करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू माइनस ए, देन b इक्वल टू -1/2। ठीक है। एक मिस्टेक कर दी है हमने, यहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए जो हमने लिया ही नहीं है, इसलिए आंसर डिफरेंट आ रहा है। डेंसिटी के लिए होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो L⁻³ होना चाहिए ना, तो यहाँ पे L⁻³ बस। वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि हमने L की पावर इक्वलाइज की ही नहीं थी। ठीक है, अभी इक्वलाइज कर दो तो आपको -a-3b करोगे तो आपको 1 आंसर मिलना चाहिए। चेक करते हैं, तो -a मतलब 1/2 -3 इंटू b मतलब -1/2, -1/2 प्लस 3/2, हाँ 2/2 1 आ गया। ओके, अब ये सब हम कहाँ पे रखने वाले इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, स्पीड इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट के, बल्क मॉड्यूलस पावर ए था मतलब 1/2, डेंसिटी का पावर बी था मतलब -1/2, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आपको मिलेगा b/ρ। के की प्रैक्टिकली वैल्यू हमें मिलती है 1, तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट b/ρ। ठीक है, अगर लीनियर मोशन है तो स्पीड की, जैसे कि मैं अगर बोलूँ स्पीड ऑफ साउंड इन अ सॉलिड बार, अगर ओमनी डायरेक्शनल नहीं है, स्पीड हर एक डायरेक्शन में नहीं है, एक छोटा सा रोड ले लिया और उसके अंदर साउंड मूव कर रहा है, तो फिर यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस नहीं आएगा, फॉर्मूला में आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस। तो स्पीड का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट यंग मॉड्यूलस डिवाइड बाई रो। रो क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में साउंड ट्रैवल कर रहा है उसकी डेंसिटी। ठीक है, अभी साउंड में साउंड की स्पीड के लिए हमें न्यूटन्स फॉर्मूला डिराइव करना है, जो ये पूरा डेरिवेशन है उसकी हेल्प से न्यूटन्स फॉर्मूला। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 3। और अभी स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी था, तो पी वी इक्वल टू मैं एन के बी टी भी लिख सकता हूँ, पी वी इक्वल टू एन के बी टी। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है ना, डिफरेंस ले सकते हैं किसके अंदर, प्रेशर के अंदर एंड वॉल्यूम के अंदर, जिसकी हेल्प से हमें बल्क मॉड्यूलस मिल सकता है। अब न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने जो साउंड प्रोपोगेशन है उसको ले लिया था आइसोथर्मल। न्यूटन ने कहा था कि जो साउंड जब ट्रैवल करता है तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब प्रोपोगेशन ऑफ साउंड जो है वो आइसोथर्मल रिएक्शन है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस लूँ तो P के साथ डिफरेंस आएगा वॉल्यूम का, V के साथ डिफरेंस आएगा प्रेशर का, इक्वल टू, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं क्योंकि टेम्परेचर ले लिया था कांस्टेंट, N के बी कांस्टेंट, तो डिफरेंस आ गया 0। ये हमने डिफ्रेंशिएट किया है, एक बार P का डिफ्रेंशिएशन P कांस्टेंट, V का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड टाइम V एज इट इज P का डिफ्रेंशिएशन। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर मुझे प्रेशर चाहिए तो प्रेशर क्या मिलेगा, -ΔP
डिवाइड बाय डेल्टा वी बाई वी। कैसे आएगा सोचो। तो एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। P इंटू डेल्टा वी इक्वल टू माइनस वी इंटू डेल्टा पी। अगर मुझे प्रेशर चाहिए P तो माइनस वी इंटू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी। ये जो V है उसको और नीचे लेके आते हैं तो माइनस डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी। ठीक है। अब ये बन गया बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला। तो मतलब प्रेशर इक्वल टू यहाँ पे हो गया आइसोथर्मल रिएक्शन के लिए बल्क मॉड्यूलस, और इक्वेशन 2 में जहाँ पे बल्क मॉड्यूलस है वहाँ पे मैं प्रेशर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 स्पीड इक्वल टू अंडर रूट पी डिवाइड बाई रो। ये जो फॉर्मूला है वो न्यूटन्स फॉर्मूला है, जिसमें एक छोटी सी एरर थी जिसको करेक्ट किया लाप्लास नाम के साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है। दिस रिलेशन वॉज फर्स्ट गिवन बाय न्यूटन एंड द इक्वेशन इज नॉन एज न्यूटन्स फॉर्मूला। ओके, चलो इतना आप याद रख लोगे। अभी मिस्टेक कहाँ पे हुई न्यूटन से। तो न्यूटन ने ये मान लिया कि जो साउंड प्रोपोगेशन है उसमें जब कंप्रेशन या तो रेरिफेक्शन होता है तब उन्होंने देखा कि मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता था, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि ये जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है वो आइसोथर्मल रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर कांस्टेंट था इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस 0 मिला, और इसीलिए हमें प्रेशर इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस मिला। इसीलिए हमें फॉर्मूला मिला V इक्वल टू अंडर रूट पी बाई रो। बट जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डाली, एयर की जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू डाली, तो स्पीड ऑफ साउंड जो हमें मिला वो जो एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड था उससे हमें काफ़ी कम मिला था। मतलब यहाँ पे मिला था 280 मीटर पर सेकेंड के आसपास। एक्चुअली जो होना चाहिए वो 330 टू 340 के आसपास होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू से जो ये जो थियोरेटिकल वैल्यूज़ थी वो काफ़ी दूर थी। मतलब ये इक्वेशन में कोई ना कोई एक छोटी एरर थी, और वो एरर को करेक्ट करना भी ज़रूरी था। फिर लाप्लास नाम के साइंटिस्ट ने सोचा कि जो साउंड प्रोपोगेशन है वो एडियाबैटिक रिएक्शन है। एडियाबैटिक रिएक्शन का मतलब क्या, या तो एडियाबैटिक बोल दो सिर्फ कि हीट कांस्टेंट है। न्यूटन ने लिया था टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि देखो क्या होता था, जब कंप्रेशन होता था टेम्परेचर इंक्रीज होता था, जब रेरिफेक्शन होता था टेम्परेचर वापस डिक्रीज हो जाता था। तो टेम्परेचर की वैल्यू फटाफट इंक्रीज होके डिक्रीज हो जाती थी। तो हमें लगता था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट हर एक अगर छोटी छोटी इवेंट्स को आप आइसोलेट करो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, कंप्रेशन के टाइम पे इंक्रीज होता है तो रेरिफेक्शन के टाइम पे डिक्रीज भी होता है। तो आप डायरेक्ट ऊपर ऊपर से देखोगे टेम्परेचर कांस्टेंट लगेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, हर एक इवेंट को ऑब्जर्व करोगे, आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर डिफरेंट है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता था हीट एब्जॉर्ब होती थी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता था हीट रिलीज होती थी। इंक्रीज होता था तब हीट एब्जॉर्ब होती थी, डिक्रीज होने के टाइम पे रिलीज होती थी। तो यहाँ पे आप देखने जाओ तो टोटल हीट कांस्टेंट रहती थी। तो Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लिया और उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट किया। अब सोचो, अगर एडियाबैटिक रिएक्शन है तो PV रेज टू गामा इक्वल टू आप लिखोगे कांस्टेंट, और P
वी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डी बाई डी वी पी इंटू वी टू पावर गामा इक्वल टू यहाँ पे भी बनेगा डी बाई डी वी ऑफ कांस्टेंट। जो मैंने यहाँ पे डिफरेंस लेके किया है वो डिफ्रेंशिएशन लेके भी आप कर सकते हो। कैसे? सोचो, यहाँ पे मैं कर दूँ P इंटू डी वी बाई डी वी प्लस V इंटू डी पी बाई डी वी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर दो तो भी सेम आंसर आपको मिलेगा। फिर क्या बोलोगे आप? डी वी बाई डी वी कैंसल, तो P इक्वल टू आपको ये सीधा मिल जाएगा V माइनस वी इंटू डी पी बाई डी वी, ये आपके लिए एक स्टेप कम हो गया और यहाँ पे आ गया डी वी डिवाइड बाई वी, तो भी ये बल्क मॉड्यूलस मिल गया। तो डिफ्रेंशिएशन लेके भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P एज इट इज वी टू पावर गामा का डिफ्रेंशिएशन, तो गामा इंटू वी टू पावर गामा माइनस वन। ओके, इस बार V एज इट इज वी टू पावर गामा और P का डिफ्रेंशिएशन डी पी बाई डी वी और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो। अब देखो क्या बचेगा, अगर मुझे प्रेशर चाहिए तो प्रेशर P इंटू गामा इंटू वी टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वी टू पावर गामा इंटू डी पी डिवाइड बाई डी वी। मुझे P चाहिए तो बाकी का पार्ट नीचे जाएगा, तो माइनस वी टू पावर गामा इंटू डी पी बाई डी वी डिवाइड बाई क्या बनेगा? गामा इंटू वी टू पावर गामा माइनस वन। ठीक है ना? एक काम करते हैं, गामा को इधर ही रखते हैं क्योंकि हमें चाहिए ऑपोजिट साइड सिर्फ बल्क मॉड्यूलस। अब माइनस, अब सोचो ये वी टू पावर गामा माइनस वन ऊपर जाएगा तो वी टू पावर गामा है उसमें माइनस गामा माइनस माइनस प्लस वन होगा तो सिर्फ V बचेगा, तो V इंटू डी पी बाई डी वी मतलब माइनस डी पी डिवाइड बाई डी वी बाई वी, मतलब ये बन गया बल्क मॉड्यूलस B। तो इस बार हमें बल्क मॉड्यूलस प्रेशर नहीं मिला बट गामा इंटू प्रेशर मिला। गामा क्या था? रेशियो ऑफ CP एंड CV, याद होगा आपको। अब इक्वेशन 2 में रखूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 स्पीड का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस डिवाइड बाई रो, तो स्पीड का फॉर्मूला मिल गया अंडर रूट गामा P डिवाइड बाई रो। बल्क मॉड्यूलस की जगह पे क्या रखना है? गामा इंटू P। तो ऐसे ये इक्वेशन मॉडिफाई हुआ और ये बना लाप्लास करेक्शन। ठीक है, और गामा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 7/5 रखो जो कि एयर के लिए है तो आपको स्पीड मिलती है 331.3 मीटर पर सेकेंड, जो कि जो प्रैक्टिकल वैल्यू है उससे काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लो एक बार। द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव किया। फिर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हेल्प से हमने प्रूव किया। विदाउट डायमेंशनल एनालिसिस भी ये फॉर्मूला प्रूव हो सकता है बट वो आपकी टेक्स्ट बुक के सिलेबस में अभी नहीं है। स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये भी हमने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से प्रूव किया था, v इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो। और फिर हमने दो मेथड देखी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड करने के लिए। सबसे पहले न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन ने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड को ले लिया था आइसोथर्मल, जिसकी वजह से थोड़ी मिस्टेक रह गई। हमें बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू क्या मिल गया? बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू प्रेशर मिल गया, और बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू प्रेशर मिल गया इसलिए फॉर्मूला में थोड़ी एरर रह गई, जिसको करेक्शन करने के लिए लाप्लास ने ये सोचा कि साउंड प्रोपोगेशन है वो आइसोथर्मल नहीं होना चाहिए बट एडियाबेटिक होना चाहिए।
और अगर एडियाबेटिक है, ठीक है, तो हीट आपको मिलनी चाहिए कांस्टेंट। ओके, हीट कांस्टेंट है तो पीवी टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, फिर हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, गामा पी इक्वल टू हमें बल्क मॉड्यूलस मिल गया, और बल्क मॉड्यूलस की जगह पे हमने गामा पी बाई रो लिख दिया, तो ये मिल गया हमें लाप्लास करेक्शन वाला फॉर्मूला। ये स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है इन एनी मीडियम, और मीडियम के लिए गामा वेरी होगा, बट एयर के लिए हमने लिया है 7/5। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, और ये जितने भी डेरिवेशंस है एक बार अच्छे से रिपीट कर लो लिख के, और अगर कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।